पार्लियामेंट हम लोग कर रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट में मुझे ये बताओ कि कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एंड यही आएगा फिर। हाँ ठीक है। प्रेसिडेंट आएंगे तो प्रेसिडेंट तो एक ही होते हैं। और राज्यसभा में कितने लोग होते हैं मैक्सिमम, बताओ जल्दी से। और करंट कितने हैं? चलो बताओ फटाफट। मुझे लगता है 245 है। एक बार ये नंबर चेक कर लेंगे करंट वाला। और यहाँ 243 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड। तो करंट का नंबर ये वेरी करता रहता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत देख लेना। अगर वैसे ये नंबर्स वगैरह एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछता नहीं है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। लेकिन ये मैक्सिमम का नंबर ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा की। तो राज्यसभा का सभी को पता होगा कैसे लोग इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के अंदर। आर्टिकल 80 के तहत कौन करता है इलेक्ट, जल्दी से बताओ। राज्यसभा में जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी को भेजना है, आशीष को ही भेज देते हैं राज्यसभा। आशीष का दिमाग ज़्यादा चलता है, आशीष को भेजते हैं राज्यसभा। बताओ जल्दी से, आशीष को राज्यसभा भेजना है तो कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? इसको कैसे इलेक्शन लड़वाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसका जो पेपर है, नॉमिनेशन पेपर, वो फिल कराना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। तो मेरा कुछ तो आइडिया होगा। वेदिका बताओ कुछ। वेदिका, लग रहा है वेदिका इज स्लीपिंग। बाकी लोग ओके ठीक है वेदिका। बाकी कोई बताना चाहेगा? आशीष ही बता दो। आशीष तुम ही बता दो अपना नॉमिनेशन का। अरे मुझे तुम्हें इलेक्ट करना है, मैं स्टेट कैपेसिटी का करना ही नहीं, इलेक्ट कराना है तुम्हें। कैसे इलेक्ट कराएंगे? जब तुम्हें इलेक्शन लड़वाएं। डायरेक्ट सेव ऑप्शन चूज किया, डायरेक्ट नॉमिनेशन। इलेक्ट नहीं है वो, नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन। हाँ सर। यस हाँ। तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का ऐसा सीन है कि यहाँ पर जितने भी हर एक स्टेट के एमएलएज होते हैं तो वो इलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन यूजिंग proportional representation। ये याद रखना टर्म, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है? अरे वो सब तो ठीक है, सीट वगैरह, ये प्रोसेस तो सुन लो। अभी ये प्रोसेस क्या है एक्चुअल में, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल
यूपी के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट्स ऑफ एमएलए हैं, जैसे यहाँ पर अब उनका क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टेट मान लो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसे दिल्ली के अंदर ही मान लेते हैं, दिल्ली यूटी के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर 60 एमएलएज हैं। अब मान लो दिल्ली की होंगी 2-3 सीट मैक्सिमम, है ना, एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा हूँ, हो सकता है कि तो ज़्यादा हो, 2-3 सीट होंगी। तो ये 2-3 सीट राज्यसभा की तरफ से हो गई दिल्ली के अंदर। अब क्या है कि वोटिंग होगी कि जो 60 एमएलए हैं ये वोट करेंगे राज्यसभा में अपना ये 2-3 लोगों को इलेक्ट करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर 20-20 की वो है कि 20 यहाँ पर बीजेपी के हो गए, 20 यहाँ पर कांग्रेस के हैं, 20 आपके हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सो अब क्या सिस्टम होगा कि मान लो 20 पे एक सीट है, 20 पे एक सीट है, तो 20 पे एक सीट है, तो इसका मतलब अगर 20 बीजेपी के जो एमएलएज हैं यहाँ पर किसी एक पर्सन जो कि आशीष है, मान लो ये आशीष को इलेक्ट कर रहे हैं, इसको ये अगर 20 लोग वोट दे देते हैं तो आशीष क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट हो जाएगा एज ए राज्यसभा मेंबर। सेम कांग्रेस ने अपने वालों को इलेक्ट कर दिया, यहाँ पर 20 इसके वोट थे तो इसने भी अपना एक मेंबर खड़ा करा था, वो भी इलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप वालों ने एक अपना मेंबर खड़ा था, वो भी इलेक्ट हो गया। ऐसे करके तीनों की तीनों सीट्स फिल हो गई। तो हर एक एमएलए की वोट की एक वैल्यू होती है और टोटल कुछ एमएलएस के वोट से यहाँ पर जो है राज्यसभा के अंदर एक पर्सन इलेक्ट होता है। समझ आ गया ये प्रोसेस। सेम यूपी का है, यूपी की सीट्स ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ा स्टेट है तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर राज्यसभा के अंदर लोग आते हैं। जितनी ज़्यादा एमएलएज होंगे, नंबर ऑफ एमएलएज होंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पर होगा। करता हूँ रिपीट वेदिका। इसका क्या प्रोसेस है देखो, बड़ा ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल वेदिका को इलेक्ट करना है, अब वेदिका को इलेक्ट करना है दिल्ली की सीट से, है ना, दिल्ली की सीट से इलेक्ट करना है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मान लो तुम्हारे पास मान लो टोटल 60 सीट्स हैं एमएलएस की दिल्ली के अंदर। अब आई चुनाव की बारी, आपको किसी एक्स पार्टी ने सपोर्ट कर दिया कि यहाँ पर आप उनके 20 एमएलएस थे और उन 20 एमएलएस की वोट्स की वैल्यू थी एक सीट राज्यसभा की। अब ये पर्टिकुलर जो भी एक्स पार्टी है ये यहाँ पर 20 वोट अगर आपको डाल देती है तो आप एज ए राज्यसभा मेंबर इलेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही मान लो टोटल इन 3 की वैल्यू यहाँ पर यहाँ से 3 राज्यसभा मेंबर्स जा सकते हैं। तो अलग 20 वाले वो किसी को वोट कर दें, 20 वाले किसी को वोट करते हैं। और इसके अंदर होता है खेला। खेला समझते हो? खेला इन सेंस यहाँ पे क्या होता है कि चुपचाप वोटिंग होती है कई बार। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो 20 यहाँ पर बीजेपी के हैं, 20 कांग्रेस के हैं और 20 आपके हैं। तो कई बार क्या होता है चुपचाप यहाँ पर ये जो 20 कांग्रेस वाले हैं इनमें से जैसे मान लो 18 के ऊपर वो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि जैसे 18 एमएलएस के वोट से यहाँ पर इक्वल्स टू में एक राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। अभी एक राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा तो मान लो 18 इन्होंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, 18 तो इनका हो गया बीजेपी वालों को खुद का। इस टाइप से एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस। अब मान लो इसने आधे इससे कह दिया, आधे इसके मेंबर से कह दिया। जैसे मान लो यहाँ पर 8 मेंबर कांग्रेस को उनको पैसे दे दिए, 8 मेंबर और 9-10 मेंबर्स इसके पैसे दे दिए, इनके पैसे दे दिए। इन दोनों से बोल दे कि क्रॉस वोटिंग कर देना, हमारा जो भी कैंडिडेट खड़ा है। जैसे मान लो इन्होंने टोटल 3 कैंडिडेट खड़े होने थे लेकिन बीजेपी वालों ने या किसी भी पार्टी ने यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े कर दिए और 4 कैंडिडेट को जो ये पर्टिकुलर इनका वोट था वो चला गया इनमें से किसी एक कैंडिडेट को। तो अब क्या होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, बीजेपी का हो, जिसको वोट कराया वो जीतेगा। ये मैटर नहीं करता कि इस पर्टिकुलर पार्टी ने लिख के दिया है कुछ। वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में हो जाता है जहाँ पर जैसे सुप्रीम कोर्ट चले गए या कुछ धांधली बड़ी हो गई, मान लो कि पूरे के पूरे एमएलए खरीद लिए, पूरे के पूरे 20 के 20 खरीद लिए, ऐसा सब केस हो गया। तो उस केस में कई बार मतलब फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन कई जगहों पर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और कई अपने एमएलए जो हैं मतलब दूसरे के एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह वोट कर देते हैं। समझ गए पूरा का पूरा क्या सिस्टम है? सभी को क्लियर है? किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो बता सकते हो। तो राज्यसभा के अंदर ऐसी चीज़ें काम करती हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है।
इसके अलावा 12 मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो किस किस फील्ड में, जैसे कोई आर्ट के फील्ड में है, इसके अलावा साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। आशीष बताएगा किसी महान शख्स का। एक दिन ये आंसर बता रहा था, कोई महान शख्स है जो इलेक्टेड है क्या वो, मुझे लगा कि वो नॉमिनेटेड है क्या, होगा इलेक्टेड हो सकते। हाँ पता नहीं, मेरे को लगा वो नॉमिनेटेड तो नहीं है, कभी आर्ट के फील्ड में है तो नॉमिनेटेड। दूसरे वाले जिस पर्सन का नाम लिया उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी इस चीज़ के लिए कि मैंने ये सीट का मैं सही प्रयोग नहीं कर पाया, मुझे लगा नॉमिनेटेड है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड। अब इसका ना एक प्रोसेस है कि हर एक नोट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ कोई। बड़ी सिंपल है कि राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती है, ये बात सभी को पता है ना। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसोल्व नहीं होती है। बस उसका एक कंडीशन है कि 1/3 जो मेंबर है, ये पॉइंट याद रखना अच्छे से, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, हाँ 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर न्यू आ जाते हैं। तो ऐसे करके इसे कंटिन्यूसली चलाया जाता है। ठीक है, फिर उनकी फेयरवेल होती है, फेयरवेल में फिर इमोशनल बातें होती हैं और फाइनली जो है उनको विदा कर देते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। इस लोकसभा में जो भी चीज इलेक्ट होते हैं उनको, उनके सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये सभी को पता है, ये बात तो मैं सभी को पता ही है। कैसे लोग, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तुम लोग जाके किसको वोट करते हो, एमपीज़ को या एमएलएज़ को, किसको वोट करते हो? अगर तुम लोगों ने ये आंसर नहीं करा ना, जल्दी से आंसर करो फटाफट। जय सभी लोग फटाफट। एमपी को करते हैं प्रतीक्षा, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करा करते आंसर। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो करते हैं ना वोट डायरेक्टली जाकर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही तो हमारे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके फिर दिल्ली के अंदर बैठेगा लोकसभा में। तो सभी को क्लियर है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट कर लेते हैं। और टर्म सभी को पता ही है कितने साल का टर्म होता है, 5 ईयर्स का। तो लोकसभा का प्रोसेस सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट सिस्टम है, मतलब डायरेक्ट वोट सिस्टम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सब तो हो गया है, बेसिक बातें हैं ये सब। आप लोग थोड़ा सा बस इनके आर्टिकल्स वगैरह याद रखिएगा। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या है?
लेजिस्लेटिव पावर देखें, सो मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो भी सी बात है, और ये शेड्यूल 6 के अंदर है, 6 नहीं 7 होगा ना, 5 6 7 7 के अंदर है। और दूसरा ये है कि अगर स्पेशल केसेस में कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249, 250 एंड 252। सो कुल मिला के यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे कानून बनाने का अधिकार है। यही तो तुम्हें इस लाइन से यही तो लग रहा है कि यहाँ पर यूनियन और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड तो कानून बना ही सकते हैं, साथ में कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ पर स्टेट की लिस्ट में भी जो है कानून का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं बिल, उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अपने कोई भी कानून ला सकती है, वो आगे की बात है, वो कानून वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन बना तो सकते हैं ना। तो ये इनकी एक तरह से लेजिस्लेटिव पावर हो गई है। फाइनेंशियल पावर में देखें, इसको ना मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे लिखवाता हूँ, ये ना आप लोग भी अगर कभी इन फ्यूचर कभी गलती से मेंस लिखने का मौका मिल गया तो उसके अंदर जो अगर पावर्स पूछ ली तो उनको डिवाइड करके लिखो तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, है ना। यहाँ पर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, कई लोग क्या करते हैं फिर वो डायरेक्टली मतलब 1 to 3 पॉइंट से भी लिख देते हैं, वो भी ठीक है, बट ये थोड़ा बेटर वे है आई थिंक उससे। और अगर पूरा पैराग्राफ बना के लिखोगे तो भूल जाओ, फिर तुम्हें नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ना उसके पास इतना समय है एग्जामिनर के तुम्हारी वो पढ़ेगा, है ना, वो पढ़ेगा, वो जस्ट तुम्हें बिल्कुल गंदे से मार्क्स दे देगा। फिर कंट्रोल्स दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पासिस द बजट, मनी बिल्स, अभी बताऊंगा आगे मनी बिल क्या होता है, एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स। ओनली लोक सभा कैन इंट्रोड्यूस ए मनी बिल। जब किसी भी गवर्नमेंट को कोई, ये इससे पहले मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही करती है, सारी जिसके हाथ में जो होता है वही है ना, मतलब जैसे जिसके हाथ में पावर नहीं वही वैसी सीरियस बातें करता है कि ये नहीं वो नहीं, मोरलिटी की, फिर जब तो याद आती है फिर सारी बातें जब पावर नहीं होती है, और जब पावर में होते हैं तो उसका मिसयूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ मनी बिल के साथ है। मनी बिल के साथ क्या है कि जब गवर्नमेंट्स को कोई ऐसे बिल पास कराने होते हैं जो उनकी मतलब एक तरह से कह लो कि ईगो पे लगे हुए हैं, या फिर एक उनको ये कि मुझे इसको किसी तरीके से कराना है जस्ट, तो अगर उसके अंदर जैसे मनी बिल जनरली क्या होता है, ऐसा कोई भी बिल जिसके अंदर लोगों के टैक्स का पैसा शामिल हो, तो ऐसे बिल को ना रोका नहीं जाता कि आप उसको लटका नहीं सकते हो, प्रेसिडेंट का मन नहीं करेगा तो उस पर साइन नहीं कर सकते, ऐसा सब कुछ नहीं है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कई बिल जो कि मनी बिल नहीं भी होते हैं उनको भी क्योंकि जो सर्टिफाई करता है वो लोकसभा का स्पीकर ही सर्टिफाई करता है वेदर इट इज़ ए मनी बिल और नॉट ए मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। तो कई बार लोकसभा का जो वो होता है स्पीकर, वो डायरेक्टली उसको वो कर देता है कि दिस इज़ ए मनी बिल, और उसको गवर्नमेंट पास करा लेती है। दिस इज़ द पावर ऑफ मनी बिल। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। थ्रू क्वेश्चंस, मोशंस
एंड नो कॉन्फिडेंस मोशंस लोकसभा के अंदर। और आपको पता ही है जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अकाउंटेबल होते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर अभी जैसे आतंकवादी घटना हुई तो क्वेश्चन किससे पूछते हैं, पूरी की पूरी सरकार से ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और बाद में वो जवाब भी देते हैं कभी कभी, वैसे तो कभी देते हैं, कभी कभी तो देते ही है ना, मतलब कि इसके अपोजिट में कि हमारा क्या विचार है, कि हमने अभी तक क्या कार्रवाई करी है। तो अपोजिशन कहा कि आप उनसे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अकाउंटेबल कौन है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। कोई भी घटना होती है तो गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, कैसे हुई कैसे हुई, सब देश को एक्सप्लेन करना, विपक्ष को एक्सप्लेन करना। लेट्स सी कि कोई जुडिशियल पावर भी है क्या, तो क्या जुडिशियल पावर लगती है तुम्हें? अच्छा ये तुम बताओ, तुम लोग की पढ़ाई करते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो भी बताओ, है तो भी बताओ। जल्दी से बताओ फटाफट। बिल्कुल सही। कैन इम्पीच प्रेसिडेंट विच आर्टिकल, जल्दी से बताओ आर्टिकल। बिल्कुल करेक्ट। सेम वाइस प्रेसिडेंट के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जजेस ऑफ HC एंड कैग को भी हटा सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को भी हटा सकते हैं, सभी को हटा सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट अपने पे आती नहीं है, पार्लियामेंट भी बहुत पावरफुल है, पार्लियामेंट टू मच पावरफुल। मतलब जितना लोगों को लगता है कि इतना कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में कोई ख़तरनाक आदमी आज तक बैठा नहीं है। एक ही बार बैठे थे थोड़ी सी खतरनाक कोई, उन्होंने ही थोड़ा सा तहलका मचा दिया था। अदरवाइज और कोई किसी का सन की आदमी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई सन की पार्टी पावर में आ जाए तो वो ऐसा यूज़ कर सकती है पार्लियामेंट का कि लोगों के तोते उड़ाते हो, है ना। पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कैन अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल बताया था, किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर अमेंडमेंट होते हैं? अंडर क्या लिखूँ? आंसर बताएगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, आर्टिकल 368 इज करेक्ट आंसर। इसको तो रट लो, आर्टिकल 368 को। ये कॉमनली मैच द फॉलोइंग में कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इतना सभी को समझ आया अभी तक जितना हमने पढ़ा? क्लियर है पार्लियामेंट के बारे में, पावर्स के बारे में क्लियर हो गया है। और इनको प्लीज़ ऐसे ही स्ट्रक्चर करके लिखना, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ तुम थोड़ा सा याद रह जाए, तुम्हें थोड़ा सा नहीं पूरा याद रह जाए। मैं रोज़ करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप पूरा याद रहना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा याद रखो। क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब मनी बिल के ऊपर कि मनी बिल क्या चीज़ होती है। आर्टिकल बताएगा कोई? 110 बड़ा ही पॉपुलर आर्टिकल है एंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी यूज़ होता रहता है। डील्स एक्सक्लूसिव टैक्सेशन
बोरोइंग ऑफ मनी, consolidated and contingency fund, and expenditure etc. इसकी खास बात यही है कि लोकसभा में, जैसे आपने देखा होगा, एक बात सुनी होगी कि लोकसभा और राज्यसभा में हम जो मन चाहे कि बिल पहले उधर इंट्रोड्यूस कर दो या इधर इंट्रोड्यूस कर दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास है कि यहाँ पर जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जैसे ये राज्यसभा के पास भेजा जाता है बिल, अभी इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में। राज्यसभा के पास ये मान लो भेजा गया है, तो ओनली उनको 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हो। बदलाव तो आपकी बस की बात है नहीं इसमें, सिर्फ आप सजेस्ट कर सकते हो। वो कहेंगे ठीक है सजेस्ट कर सकते हैं, तो क्या लोकसभा बाउंड है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए? लोकसभा इज नॉट बाउंड, ठीक है। सो ये है कंप्लीट है यहाँ पर हमारा। बाकी मनी बिल के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसमें ये तो बता ही दिया कि टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ मनी, कंसोलिडेटेड कॉन्टीजेंसी फंड, एक्सपेंडिचर, ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ पर आपको मनी बिल से रिलेटेड पूछ लिया है और वहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे दिए हैं और एक ऑप्शन कोई भी गलत डाल दिया है, जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी इसमें ऐसे मतलब XYZ कोई भी ऑप्शन डाल दिया है, तो 3 ऑप्शन उनमें से ये करेक्ट हो जाएंगे। तो ये चारों ऑप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें मनी मैटर्स में लाइक टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, लोन्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स, तो जैसे ये कंसोलिडेटेड और कॉन्टीजेंसी फंड है, वही सब बात है। तो यही है, और राज्यसभा इसको ब्लॉक नहीं कर सकती, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। चीज़ क्या बोल रहा है 109 क्या है फिर? 109 आर्टिकल प्रोसीजर डिफाइन करता है कैसे मनी बिल को वो करा जाएगा, वो प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर क्या होगा मनी बिल का, ठीक है। इसका तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो कोई न्यू टैक्स रिजीम लानी है या कोई न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या करंटली जो टैक्स लग रहे हैं उनको बढ़ाना है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा वो चीज़? मनी बिल के अंदर आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। गवर्नमेंट को कोई उधार लेना है, किसी से वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या कहीं से बोरोइंग करनी है, तो वो वाला बिल कुछ अगर बनना है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? मनी बिल के अंदर। इसके अलावा मान लो कोई खर्चा करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सो वो खर्चा करना है तो उसके लिए पैसा जो सर्टिफाई वगैरह होगा वो लोकसभा से हो, मनी बिल के अंतर्गत वो बिल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मनी बिल क्या होता है। क्लियर है मनी बिल, या फिर डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। इसका आर्टिकल बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद रखना। आर्टिकल कौन सा है? 108। किस कंडीशन में होता है? सो ए बिल इज पास्ड by one house but rejected or delayed in another, ठीक है।
सो प्रेसिडेंट बुलाते हैं यहाँ पर, चलो अब तुम लोग साथ में बैठ जाओ और अपनी अंतरिच्छा से वोट करो। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो ज्वाइंट सीटिंग हो रही है राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि दो ही हैं, RS + LS। अब इनके मान लो 100 लोग हैं, इसके भी 100 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, टोटल हो गए 200। इसका भी अपना एक चेयरमैन था, मतलब एक स्पीकर था, स्पीकर मान लो, हम स्पीकर बोल लेंगे अभी कन्फ्यूज़न ना हो, इनका भी एक स्पीकर था। अब ये बताओ इन दोनों का युद्ध जो चलेगा, इसमें से स्पीकर को, इसको 200 लोगों को कौन इनका स्पीकर बनेगा 200 लोगों में से? मैं ये कह रहा हूँ 200 लोगों में से राज्यसभा का स्पीकर बनेगा या उसका स्पीकर बनेगा? अरे देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ एक मिनट अभी लाइवा, अभी एक मिनट, जैसे दोनों के स्पीकर हैं, तुम ऐसा समझो राज्यसभा का भी स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर है। एक बिल था कोई एक्स, ये फंस गया है बिल। अब प्रेसिडेंट ने कहा है इस एक्स बिल को पास कराने के लिए 200 लोग जो भी हैं राज्यसभा के और 100 लोग राज्यसभा के, 100 लोग लोकसभा के, दोनों 200 लोग हो गए। ये 200 लोग मिलके अब फिर से चर्चा करो इस बात पे, इस बिल को किसी तरीके से पास कराओ। तो 200 लोग एक साथ बैठ गए हैं। यहाँ पर राज्यसभा का स्पीकर आ गया, वो लड़ रहा है, लोकसभा का स्पीकर आ गया, वो लड़ रहा है कि मैं करूँगा मैं करूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे कह रखा है कि कौन वो करेगा? लोकसभा का स्पीकर। दिस इज़ क्लियर आंसर। मैं तुम्हें बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो यहाँ पर मेनली जो रोल निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? लोकसभा के स्पीकर्स। क्लियर है सभी को ये बात? और इसको अच्छे से याद रखना कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं। एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे जोर दे रहा हूँ। इसके अलावा ज्वाइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 108 होती है, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इंडिया में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि ये एक तरह से बिल के ऊपर ज्वाइंट सीटिंग बैठी हो? यस और नो में आंसर कर दो, मैं नहीं पूछ रहा कौन सा बिल था क्या था, मैं लिखवा रहा हूँ ना, बस ये बताओ हुआ है कि अब तुमने सर कह दिया लिखवा रहे हो तो इसका मतलब हुआ ही कैसी बातें कर रहे हो तो इंडिया में 3 या 4 बार हुआ है ऐसा, जिनमें से एक है जब यहाँ पर दहेज प्रथा को लेके बिल आया था 1961 में, तो तब हुई थी एक बार ज्वाइंट सिटिंग। इसके अलावा एक बिल आया था बैंकिंग सर्विस कमीशन, नाइनटीन 1978 में तब हुआ था। इसके अलावा एक था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, दिस इज पोटा, ये 2002 में हुआ था। यहाँ पर क्या इशू था लास्ट वाले में कि राज्यसभा अपोज कर रही थी इस बिल का, राज्यसभा पास नहीं होने दे रही थी, तो फिर प्रेसिडेंट ने फिर बुला लिया। तो यही 3 वो थे जिस टाइम पे जॉइंट सिटिंग बैठी थी। मोस्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग कम ही बैठती है, मैंने बता दिया, देख लो देश के इतिहास में 3 ही बार हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बिल या तो पूरी तरह से आउट हो जाते हैं या फिर वो उनके ऊपर एग्री हो जाती है बात, है ना। कई बार जैसे मान लो राज्यसभा से बिल पास नहीं हो रहा तो किसी 2-4 उनको पैसे दे दिए या कुछ हो गया, दूसरी पार्टी वालों ने सपोर्ट कर दिया, कोई थर्ड पार्टी वालों ने सपोर्ट कर दिया, भले वो अपोजिशन में है लेकिन चुपचाप उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ तो ऐसे ही चलता है, तो इतना ज़्यादा कोई इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। समझ गए ना बात को क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे अगर राज्यसभा के अंदर कोई बिल लटक भी रहा है, या तो वो पूरी तरह से हट जाएगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, 2-4 वोट की कमी पड़ रही है, तो उसे ले दे के कर लो, हो जाता है काम।
ऐसे ऑफिशियली कोई पैसे का प्रावधान नहीं है, मैं तुम्हें ये मतलब ऐसे वे में बोल रहा हूँ, एक स्लैंग वाले वे में, कि ऐसे करके कि कभी तुम्हें लग रहा हो कि नहीं कि 2-4 इसका भी कोई प्राइस है क्या कि एक वोट का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्राइस नहीं है। इतनी मुश्किल से उनको चुन के भेजा जाता है, प्राइस के लिए थोड़ी भेजा जाता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग होगा। ऐसा उम्मीद करती है दुनिया की दिमाग है तो तब चूज़ करके तुम लोगों ने कराए होंगे बिल। ठीक है, तो यही था यहाँ पर जॉइंट पूरा का पूरा सिटिंग का मैंने आपको बता दिया। अब जैसे अगर मैं बस 2 लाइन में रिकैप करने के लिए, 2 लाइन से ज़्यादा लगेंगी। लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका डिफरेंस है लिखना हो तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 552 और इसकी कितनी है 250। करंट स्ट्रेंथ 545 एंड 245। अच्छा अब चलो अभी क्वेश्चन पूछूंगा, पहले लिख लो। टर्म कितना हो जाएगा 5 साल, इसका टर्म कितना होगा? लोकसभा का टर्म 5 साल है, इसका कितना है? यही तो मेरे को पूछना था, तुम लोग बोलोगे 6। मैंने लोकसभा का टर्म बोला इसलिए मैंने मेंबर बोला ही नहीं। मैंने मेंबर नहीं बोला ना। चलो नेक्स्ट रिजोल्यूशन। लोकसभा पता है ना 5 साल के अंदर डिसोल्व होती है। इसके अंदर क्या है कि बस 1/3 जो है वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स में। ऑब्वियसली बात है इसका डिसोल्यूशन होता है, इसका नहीं होता है। इसके अलावा मनी बिल, तो मनी बिल यहाँ मनी बिल नहीं होते हैं। मैंने ऊपर स्पीकर बोला था, यहाँ पर स्पीकर पे लिख दूँ, यहाँ भी स्पीकर होते हैं क्या? जल्दी से बताओ। मैंने ये चीज़ इसलिए वहाँ पे भी क्लियर करी थी कि स्पीकर में जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। इनको बोलते हैं बिल्कुल सही वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम एक्स ऑफिशियो यहाँ पर के नाम से जानते हैं। मतलब वो उस पोस्ट का नाम ही समझ लो, काम उनका भी कुछ ऐसा ही है, जस्ट पोस्ट का नाम थोड़ा सा वैसा समझ लो। मैनेज तो वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा अब ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अच्छा पावर कहाँ है? पावरफुल कौन सा हाउस है? पावरफुल, सब अपनी अपनी राय लिख सकते हो। सौम्या कह रही है लोकसभा, अथन ने भी शायद लोकसभा ही बोला था ना, लाइवा ने कहा राज्यसभा। सभी बोलो, सभी बताओ। अपना इसमें कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, बस अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। देखो गिनती के हिसाब से देखें तो नंबर कम जितना उतना एक्सक्लूसिव डिमांड है ना। यहाँ तो जैसे 250 है और यहाँ 552 है, तो यहाँ पर ज़्यादा अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो जितनी कम एक्सक्लूसिव चीज़ें रहती हैं उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना मार्केट में। तो वो उस टर्म में देखें तो यहाँ पर राज्यसभा पावरफुल है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर तो इजीली बन भी नहीं सकते तुम, मन करेगी कोई बन जाए। लेकिन अगर हम ओवरऑल सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें ड्यू टू द मनी बिल, बिल्कुल सही अथर ने लिखा, तो एज कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ मोर पावरफुल। लेकिन कभी भी एग्जाम्स में आपको ऐसे लिख के नहीं आना है, प्लीज़ इसका बैलेंस्ड कुछ लिखना। इसका आप साथ में रीज़न लिख सकते हो यहाँ पर कि मोर पावरफुल बट ड्यू टू द फाइनेंशियल मैटर्स जो है यहाँ पर राज्यसभा वीक हो जाती है। तो लेस इन फाइनेंशियल मैटर्स में एग्जांपल्स के लिए ये जो मनी बिल वगैरह वाली बातें
लेकिन अगर कभी एग्ज़ाम में कंपैरिजन आ जाए, या क्योंकि आ जाती हैं ऐसी, ये मेंस के अंदर जनरली पूछ लेते हैं या फिर आपसे इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा बैलेंस्ड आंसर देने की कोशिश करना। और बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई तुम सही को सही नहीं बोलो। जैसे कई लोग क्या समझते हैं, डिप्लोमेसी मतलब झूठ बोलना, या फिर डिप्लोमेसी या बैलेंस्ड का मतलब है कि पूरी तरह से किसी एक पक्ष में ना होना। मतलब तुम अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न दे रहे हो ना किसी चीज़ का, कि मान लो आपकी कोई भी पर्टिकुलर हॉबी है, उस हॉबी में भी आप कह रहे हो कि नहीं, मान लो आपका ड्रिंक करना ही हॉबी है, मान लेते हैं एक बार के एग्जांपल के लिए, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया तो ड्रिंक करना आपकी हॉबी, आपने कह दिया मेरा डायरेक्ट ड्रिंक करना हॉबी है, तो जनरली क्या होगा कि तुम इसमें बैलेंस्ड कैसे बना सकते हो कि मतलब तुम उसके एक तरह से, ड्रिंक वाला एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया है, ये एग्जांपल सही सूट नहीं करेगा। मैं यहाँ पर बस ये कहना चाह रहा था कि तुम उसके पीछे प्रॉपर कोज दो, कि मतलब कारण दो। नहीं, लोग सच में ड्रिंक का भी मतलब देते हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे मतलब मैंने ऐसे लोगों से बात की हुई है जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेफ्टिनेंट का और ये सब मतलब जो होते हैं इंटरव्यूज़, तो मेरे को पता है कि कैसे बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसमें ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ओवरऑल कंक्लूड करता हूँ एक लाइन में, कि जो भी चीज़ है उसका एक तुम्हारे पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि ये इसका ये कारण है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको राज्यसभा को लेस पावरफुल बोल रहे हैं ना, तो हमारे पास इसका जो कारण है वो क्या है कि यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर राज्यसभा वीक है। तो अब तुम गलत नहीं लगोगे और तुमने मुंह फाड़ दिया सीधा और बोल दिया कि राज्यसभा कम पावरफुल है ड्यू टू कि वो ये मतलब डायरेक्टली, क्योंकि ये इलेक्ट नहीं करती है, डायरेक्टली इलेक्ट होकर यहाँ पे मेंबर नहीं बैठते हैं, तो वो तुम्हें समझेगा ये पूरा नल्ला आदमी है, मतलब इसके अंदर दिमाग नहीं है, क्योंकि अपने बैक एंड में वो नहीं कर पा रहा ना, उसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा उस प्रूफ को। कोर्ट के अंदर भी तो ऐसे ही पूरी तरह से वो होता है, अगर कोई प्रूफ जब तक वैलिडेट ना हो रहा हो किसी चीज़ से, तब तक उसको कैसे मानेंगे कि ये बात है। ये मैं कुछ समझाना चाह रहा था, शायद तुम्हें समझ आया हो कि डिप्लोमेसी क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा था तुम्हें, थोड़ा बहुत समझ आया हो, आई होप। चलो नेक्स्ट है, वेयर डज पार्लियामेंट मीट। तो सभी को पता है, इसका आंसर मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। क्या बोलते हैं उसको, संसद भवन, तो ये तो आपको पता ही है। हाँ, एक क्वेश्चन और मैंने कल पूछा था आपसे, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से होते हैं सेशन? देखो, आर्टिकल 85 ये कहता है पार्लियामेंट, स्पेलिंग गलत हो गई हो कोई थी तो देख लेना, मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। मतलब हमारे उसके अंदर नहीं लिखा हुआ कि तुम ऐसे करो, ये करो, ऐसा करो, वहाँ यही लिखा हुआ है कि यार तुम लोग वैसे नेता वेता हो, ठीक है, कम से कम 6 महीने में एक बार तो मिल लिया करो। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने कहा है कि यार देखो तुम लोग वैसे बहुत बिजी लोग हो, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो मिल सकते हो। तो यहाँ पर ये है इसका मोटा मोटा वो कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सेशंस भले 2 रखो, 3 रखो, 3 तो ये हो गए, ये कस्टमर एक तरह से मतलब इनको कस्टमाइज़ कर दिया गया कि 3 बना लिए, लेकिन जनरली बस ये है कि 6 महीने से ज़्यादा का डिले ना हो। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा बजट सेशन, एंड नेक्स्ट है मॉनसून, एंड थर्ड हो जाता है विंटर। थोड़ा टाइम डिले हो गया था कोरोना में, शायद आई थिंक थोड़ा सा एक सेशन मिस हो गया था, तो फिर उसको फिर करा था। फरवरी टू मई बजट सेशन होता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये लॉन्गेस्ट भी होता है। उसके बाद होता है जुलाई टू अगस्त। अब इनको चाय पकौड़े खाने का मन करता होगा कि चलो अब बारिश पड़ रही है चलते हैं, तो ये थोड़े दिन के लिए आ जाते हैं दिल्ली कि जुलाई अगस्त में मॉनसून सेशन, थोड़ा गर्मी कर लेते हैं मॉनसून सेशन को पूरा एक तरह से। वो उधर चिल्ला कर लोकसभा में चिल्लाते रहते हैं ना लोग इसको पूरा माहौल बनाते हैं दिल्ली के अंदर।
नेक्स्ट नवंबर टू दिसंबर। देख रहे हो, तुम पूरे 12 महीने काम करते हो और ये कितने महीने काम करते हैं, जोड़ लो खुद ही, बताओ जल्दी से कितने महीने काम कर रहे हैं लोग। इनसे बोलो कि हमारा भी इतना ही काम होना चाहिए कि जब तुम लोगों का सेशन चले इतना ही गवर्नमेंट चले। बस यही था जिसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ पूछ लेते हैं कई बार कि कितना लोग पार्लियामेंट में होने चाहिए यहाँ पर पार्लियामेंट को चलाने के लिए। तो इसका आंसर है 110। एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज़ इसको याद रखना। मतलब प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए इतने मेंबर चाहिए, अदरवाइज स्टार्टअप हुआ है। आज की छुट्टी जैसे पहले हो जाता ना, मतलब शायद तुम लोग भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़े होंगे कि आज बारिश पड़ रही है, आज बच्चे नहीं आए, या फिर स्कूल के अंदर कई बार, स्कूल के अंदर तो वैसे कम ही हुआ है, मेरे स्कूल में तो पता नहीं तुम लोग के स्कूल में हो जाता हो कि बच्चे नहीं आए तो छुट्टी कर देते थे। तो ऐसे वाला सीन ऐसे ही इनका है कि आज इतने नहीं आए तो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ट्यूशन्स में तो हो जाता था, स्कूल के अंदर तो 2-4 तो टीचर तो ऐसे, उनको ऐसा लगता था कि आज अगर हम पढ़ा देंगे तो कुछ नया अचीव कर लेंगे, वो जानबूझ के उससे ज़्यादा कराते थे दंड देने के माध्यम से। हाँ, ये टोटल मेंबर्स का है। अच्छा, मुझे ये बताओ कल कौन से टाइम में फ्री है या किस टाइम क्लास है आप लोगों की, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि कल की क्लास कल को कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब जो छूट गई है। सेवन PM 7 AM तो नहीं लिखा, मुझे लगा प्रतीक्षा 7 AM लिख दिया। मतलब इसी टाइम कर लूँ कल को वापस 3 बजे से। अरे मुझे लगा कभी तुम लोग बाहर जाते हो। अच्छा, एक किसी का, इतने सारे हाथों में से एक हाथ किसी का नीचे जाता हुआ था, बट वो भी ऊपर ही चला गया है। कौन था वो जिसका हाथ नीचे जाते जाते ऊपर चला गया? उसको ऐसा लगा किसी ने खींच के ले गए सारे हाथ ऊपर। ठीक है, तो 3 बजे से ही कर लेंगे ना। अब तुम्हारी शायद क्लास तो ऑफ ही है, दूसरी वाली दिव्या मैम की तो ऑफ ही चल रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वापस आते हैं टॉपिक पे के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर एक बार समरी फिर से हम लोग इसमें करें क्या क्या हमने करा। सबसे पहले तो ये बताओ कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन किस आर्टिकल में था, जल्दी से बताओगे? 79 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, अभी बताता हूँ अथर क्वेश्चन तुम्हारा। ड्यूरेशन है 83 के अंदर हैं, और सेशंस जो हैं 85। ये थोड़ा सा याद कर लेना, बस आर्टिकल्स थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा था, बाकी इनको याद कर लोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। अभी वैसे फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स का एक बार डिफरेंस बताना रह गया है, पार्लियामेंट के टर्म्स भी बताना रह गए हैं। काफ़ी सारा काम है अभी पार्लियामेंट में ही। पूरी पार्लियामेंट को हम जब तक बना नहीं लेंगे, अच्छे से उसमें घुस नहीं जाएंगे, तो अभी अथर रह गया है पार्लियामेंट का ही। अभी एक बार वापस आते हैं, 2-4 चीज़ें और कर लेते हैं। ये बताओ फटाफट कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे?
फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं पता तो लिख लो, गणेश वासुदेव जीवी। ये इनका पूरा नाम था, जीवी यहाँ पे। फीमेल कौन थी फर्स्ट? वैसे सच बताऊं तो फीमेल को ही बनाना चाहिए, ये लोग बनाते नहीं हैं। फीमेल अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो वो प्यार से बोलें तो एटलीस्ट थोड़ा तो वो शांत होकर बैठा करें। इसमें इतना चिल्लम चिल्ली करते हैं ये लोग कि कभी तुम संसद टीवी ऑन भी कर लो ना तो उसमें से मतलब वैसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। पाकिस्तान वालों की तुमने मीम्स देखी हैं इसको लेके? पाकिस्तान वाले जानबूझ के इसलिए वो बनाते हैं। एमपी ड्रम में मिलेंगे ड्रम में मतलब नेक्स्ट यहाँ पर ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से थे पीए संगमा, लिख लेना। और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में हर बार ही बना देते हैं, महिला उसको ही बनाते हैं स्पीकर। वो जितनी बार भी उनकी वो देखी है मैंने रील, उसी में महिला स्पीकर ही होती है, और पता नहीं। ठीक है, बाकी आई थिंक कोई और ऐसी चीज़ रह गई है? फर्स्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी लिख ही लो, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट होता है कई बार। कौन थे जल्दी से बताओ। देखो ज़िंदगी कैसी है, ये इतने सारे नेता हुए, ये बेचारे अपने टाइम पे लड़ झगड़ के जाए, कैसे कैसे स्पीकर बने होंगे, कुछ एमएलए बने होंगे। मतलब उस टाइम पे भी कंपटीशन तो था ही, ऐसा तो थोड़ी है कि सभी लोग जाके बैठ जाते होंगे। और आज किसी की जनरेशन को किसी का चेहरा भी याद नहीं होगा इनका, आप लोगों को याद नहीं होगा, हाथों का तो मुझे भी याद नहीं है, जिन लोगों को देखा हुआ है बुक्स वगैरह में भी। मतलब ये उस टाइम के पॉपुलर नेता रहते होंगे कि इनसे बड़ा ना कोई, और आगे पीछे लोग चलते रहते होंगे, और मिट्टी में मिल गए। इनका पता ही नहीं है आज किसी को कौन क्या है, बस पढ़ाया जाता है बुक्स में नाम। और तुम लोग भी क्यों पढ़ रहे हो, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो बस कि अपना याद रहेगा, एग्ज़ाम निकलेगा, है ना सही बात है, नहीं है, गलत बात है। बड़ा ही मतलब अजीब लगता है मुझे कभी कभी ये सब चीज़ें देख के, कैसी लाइफ है। जिन चीज़ों के लिए लाइफ ज़िंदगी भर मतलब लड़ते हैं, वही चीज़ सब ख़त्म भी हो जाती है। चलो आगे चलते हैं।
डिप्टी चेयरमैन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फीमेल डिप्टी चेयरमैन भी देख लेते हैं। ये चेयरमैन किसका है, ये कहाँ की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, कहाँ के चेयरमैन की बात हो रही है? देखो प्लीज़ थोड़ी सी कृपा करना, ऐसे सब मतलब भूल मत जाना कि कौन से चेयरमैन की सर ने यहाँ पे डिप्टी स्पीकर किसके लिखवाए हैं, ये कहाँ के क्या होते हैं। जो भी कुछ समझना है पूछ लेना। लोकसभा की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम फीमेल उनकी बात कर लेते हैं। कौन फीमेल थी फर्स्ट चेयरपर्सन? श्रीमती वॉयलेट एल्वा। देख रहे हो, वॉयलेट एल्वा। एंड डिप्टी चेयरमैन फर्स्ट, ये भी फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट फीमेल। ये थे SB कृष्णा मूर्ति राव। ठीक है, आई थिंक इम्पोर्टेंट कुछ और छूट तो नहीं गया आप लोगों का। अच्छा, एक और थोड़ा सा आप स्टैटिक पार्ट लिख रहे हैं तो थोड़ा सा और डाटा लिखना। बड़ा दुख है यार स्टूडेंट्स के जीवन में, बताओ इतनी सारी चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, और कुछ भी एग्जामिनर का तो मन है कि कुछ भी पूछ ले वो, है ना। US प्रेसिडेंट की जगह रशिया प्रेसिडेंट पूछ ले। विजिट मतलब ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट में आके एड्रेस किया है। सबसे लेटेस्ट वाले कौन हैं? ये क्या था, किसने किसको मारा? ऐसा लगा किसी ने किसी को खिचक कर दिया, खत्म। ऐसा तो नहीं है कुछ लाइव रिकॉर्ड हो गया हो। देख लेना अब तुम लोग इतने सारे, वो क्या बनोगे, विटनेस। चलो यही है बस, और कुछ मैं देख लेता हूँ कोई इम्पोर्टेंट डाटा इससे जुड़ा हुआ है तो। चलो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, अभी हम करेंगे। अभी ये पार्लियामेंट में टॉपिक्स में कुछ और मतलब जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो पर्टिकुलरली चूज़ करके, और वो चीज़ जिम्मी चार्टर 1978 है, 7 है। चलो पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट में काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो वो भी करेंगे कॉन्क्योर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आज का समझ आया सभी को जितना आज पढ़ा? बाकी कल पढ़ेंगे डिटेल में और। ठीक है।
कर्तव्य कहाँ है? कर्तव्य क्या करता रहता है? सोता रहता है क्या आज के क्लास में? दिख तो रहा है डीपी है, जिंदा है ये। कर्तव्य तुम भी घूम रहे हो ना? एंजॉयमेंट संडे लग रहा है। कर्तव्य इज नॉट एक्टिव इन क्लास। चलो आगे, कोई बात नहीं। Which village in Jharkhand has become the first to be completely relocated from the core area of Palamau Tiger Reserve? Namaste scheme was recently launched by which two ministries? नमस्ते नमस्ते इंडिया नमस्ते। जल्दी से बताओ फटाफट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है Visizam international seaport that was recently seen in the news is located in which state? इसका सही आंसर है केरला। केरला का नाम सुन के बस मेरे को एक ही मूवी याद आती है, वो भूत वाली मूवी जो है ना, कोई भूत की मूवी है, विपास सब क्या नाम है उसका, विपास चुड़ैल बन जाती है वो केरला जाके, कुछ ऐसा, कुछ काफ़ी साल पहले देखी थी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क वोटान इनिशिएटिव? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट है विच एडमिंटन प्लेयर्स रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन मई 2025? सात्विक, कनेडी, सिराज एंड सेट्टी। Secure project is initiative of which country? ये प्रोजेक्ट के तहत क्या कर रहे हैं ये लोग? कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का काम कर रहे हैं समुद्र के पानी से। यूनाइटेड किंगडम का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है भीमबंध लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट?